गुड आफ्टरनून। जी प्लीज शुरू करिए कमल। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर नमन। मैं कमल मंडा फ्रॉम डीरोना नागौर राजस्थान, श्री शाह केल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर में 2016-18 बैच में डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आज यहाँ पर उपस्थित सभी का केल इंस्टीट्यूट व डॉक्टर संतोष यादव सर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज इस मंच पर मुझे प्रोफेसर रजनी राजन सर का परिचय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए चुना। इसके लिए मैं डॉक्टर संतोष यादव सर व संस्था का बहुत बहुत आभार रहूंगा। रजनी सर, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका परिचय प्रस्तुत करूं। हाँ बिल्कुल, अरे हो गया परिचय। आप कितना परिचय दोगे? नहीं सर, थोड़ा हो। प्रोफेसर रजनी रंजन सर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ यूपी में सन 2005 में एएसए प्रोफेसर की पोस्ट पर ज्वाइन किया और वर्तमान समय में भी सर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रहे हैं। सर को 15 वर्ष से ज्यादा टीचिंग अनुभव है तथा 12 वर्ष का उच्च शिक्षा में प्रशासनिक अनुभव भी है। सर एनआरसी व एनसीटी न्यू दिल्ली के मेंबर भी है। सर आरसीआई व एनएएससी के साथ भी लगातार एक्टिव मेंबर के रूप में वर्किंग कर रहे हैं। सर को यूपी गवर्नमेंट ने पुनर्वास तैयार करने के लिए रूप में चुना है तथा बचपन केयर सेंटरों के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में भी सर का यूपी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही योगदान रहा है। सर ने एमएड आईडी से किया है और एमए साइकोलॉजी से गोल्ड मेडल हासिल किया है। सर ने पीएचडी एजुकेशन से कर रखा है। सर ने एक्टिव मेंबर के रूप में नेशनल तथा इंटरनेशनल बॉडीज के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया है। सर को रिसर्च बोले तो अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभव है तथा हम सभी आपसे यही आशा करते हैं कि सर आप अपने इस ज्ञान की प्रखर महिमा को हम सबके बीच में फैलाएंगे और हमें और ज्यादा ज्ञानवान बनाएंगे। सर आप अभी मैं रिक्वेस्ट आपसे कि आप माइक को ग्रहण करें और हम सबके बीच अपने इस ज्ञान की प्रखर महिमा को फैलाएं। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ सर, आ रही है। सभी को आज जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मेरे लिए आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रिय डॉक्टर संतोष जी जब जब मुझे याद करते हैं तो मैं एक शुभेच्छु के नाते मैं इनके समक्ष हाजिर हो जाता हूं। और चूंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के प्रति जो एक मेरा एक स्वाभाविक जो लगाव है, क्योंकि आज भी बहुत ही शेड्यूल की व्यस्तता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं आज मुझे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे यदि कुछ बोलना होता है या हमें अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने होते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और क्योंकि मेरे लिए लगता है कि इस फील्ड में अपने अनुभव को जितना बढ़ाया जाए, अपने अनुभव को जितना शेयर किया जाए, तो शायद फिर इस फील्ड का प्रोग्रेस होगा। ये फील्ड एक बेहतर फील्ड के रूप में इमर्ज होगा। क्योंकि अभी भी आप लोगों ने जो टाइटल का जो सिलेक्शन किया हुआ है, जिसमें यदि आप देखें तो एजुकेशनल एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यदि देखा जाए तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और इस विषय की गंभीरता यदि हम लोकतंत्र के चश्मे से देखें, डेमोक्रेसी के आईने में देखें, यदि एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की जो आवश्यकताएं हैं और जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके चश्मे से यदि देखें तो ये प्रतीत होता है कि हमें बहुत ही लंबी दूरी तय करनी है। अभी बहुत सारे
डेडिकेटेड लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मैं जब केएल इंस्टीट्यूट जब गया था भौतिक रूप से, ऑनलाइन रूप से, तो मैं काफी आप लोगों के साथ मैंने मंच शेयर किया है, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले मैं भौतिक रूप से उपस्थित हुआ था वहां, और मैंने जब अपने आप को, जब मैंने एक ऐसे विशेष और विशिष्ट शैक्षिक संस्थान में जब मैंने अपने आप को पाया वहां, तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे संस्थान अभी ऐसे हैं कि जो वाकई इस फील्ड में बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, और हम नहीं जानते हैं उसे। और ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशल एकेडमिशियन जो इंक्लूसिव एजुकेशन के एरिया में जो वर्क कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे संस्थान जो बहुत डेडिकेशन के साथ, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन का इंडेक्स है। ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि गवर्नमेंट ध्यान दे ना दे, समाज ध्यान दे ना दे, लेकिन बहुत तपस्वी, बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े, यदि कहा जाए तो इस फील्ड के ऋषि और संत लोग अभी भी लगे हुए हैं, जो आप लोगों के रूप में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हमारे कोलीग शिक्षक के रूप में हो, चाहे जो एक नोबल प्रोफेशन को प्रमोट करने वाले जो हमारे संस्था के जितने भी ट्रस्टी हैं, या जो मैनेजर हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं साधुवाद देता हूं। और मुझे लग रहा है कि आज के विषय का जो स्टेपिंग स्टोन यहीं से स्टार्ट होता है कि रिफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। और मैं आज बहुत सारे बच्चों का, इससे पहले मैं जुड़ा था, और मैं बच्चों के अनुभवों को मैं सुन पा रहा था। मैं देख रहा था कि क्या वाकई इंक्लूसिव एजुकेशन के को प्रमोट करने के एरिया में से अपना बेहतर योगदान दे रहा है। और उसका बड़ा इंडेक्स क्या है कि जब आपके स्टूडेंट, आपके पढ़ाए हुए, जब वर्किंग एरिया में, वर्किंग फील्ड में जब जाते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि मैं इस संस्थान का पढ़ा हुआ हूं, मैंने ये पब्लिक एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, मैं गवर्नमेंट सेक्टर के इस विद्यालय में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वैकेंसीज बहुत ही फ्यू होती हैं, और उस कंपटीशन को भी कॉम्पीट करके बच्चा जब अपने आप में आज शिक्षक के रूप में जब विद्यालय में स्थापित करता है, अध्यापक के रूप में, तो ये इस बात का सूचक है कि हमारे जितने भी अध्यापक हैं, मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, ये वाकई अपने डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं और अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम जब पेडागोजिकल रिफॉर्म्स या एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पहला सवाल उठता है कि क्या केवल चंद संस्थान जो काफी बेहतर वर्क कर रहे हैं, क्या उन्हीं के कार्य करने से इंक्लूजन का ड्रीम पूरा हो जाएगा? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में जो वैल्यूज का जो वर्णन है, जो वैल्यूज एनश्राइंड है, जैसे इक्विटी का, जैसे इक्वालिटी का, जैसे लिबर्टी का, ये सब जितने भी डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए जो भी कार्डिनल वैल्यूज हैं, जो भी शाश्वत मूल्य हैं, क्या बगैर एजुकेशन के इसको रियलाइज किया जा सकता है?
इसका सवाल, शायद इसका जवाब सीधे होगा कि नहीं किया जा सकता है। तो एजुकेशन का मॉडल क्या होना चाहिए और उसमें क्या, किस तरीके का रिफॉर्मेशन होना चाहिए, किस तरीके की चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि इस मंच से सभी स्पेशल एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। इस मंच से कल के पॉलिसी मेकर्स जुड़े हुए हैं। इस मंच से आज के पॉलिसी मेकर्स जुड़े हुए हैं। इस मंच से वो लोग जुड़े हुए हैं जो कल के भविष्य हैं, अध्यापक के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, पॉलिसी मेकर्स के रूप में, पॉलिसी इंप्लीमेंटर के रूप में, ये सभी लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एजुकेशन का मॉडल क्या होना चाहिए, किस तरीके का रिफॉर्मेशन हमें चाहिए। क्या एजुकेशन सबके लिए यदि अनिवार्य है तो हमारा कौन सा ऐसा सेगमेंट है, पॉपुलेशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एजुकेशन की धारा से जुड़ने के लिए, शिक्षा की धारा से जुड़ने के लिए। एजुकेशन, शिक्षा का एक सामाजिक सरोकार है। शिक्षा के दार्शनिक सरोकार भी हैं, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव भी है, शिक्षा का सोशल पर्सपेक्टिव भी है, शिक्षा का एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव भी है। शिक्षा के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन सबसे पहले यदि हम देखें तो एजुकेशन का जो मॉडल है, वो मॉडल यदि हम देखें कि इंडिविजुअली हमें यदि सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए विद्यालय तक पहुंचने के लिए, विद्यालय तक पहुंच केवल फिजिकल रूप से नहीं, भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। आज भौतिक पहुंच के नाम पे हम कुछ रैंप बना देते हैं, हम कुछ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो सकता है कि हम नियुक्त कर दें, हो सकता है कि हम कुछ ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ टूल्स को रख करके एक रिसोर्स सेंटर बना दें। लेकिन क्या इससे हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, क्या वो शिक्षा की इस मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे? तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब है कि नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि भौतिक रूप से यदि देखें तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको विद्यालय तक पहुंचना है। तो विद्यालय तक पहुंचने के लिए आप एक आर्थिक रूप से, आपके पास, आप आर्थिक रूप से मजबूत होने चाहिए, आर्थिक रूप से सशक्त होने चाहिए। और यदि आप सशक्त नहीं हैं तो गवर्नमेंट को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट आपको कुछ वजीफा के रूप में, कुछ स्कॉलरशिप के रूप में, कुछ इंक्लूशन फंड के रूप में आपके ऊपर खर्च करे। तो क्या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, क्या हमारे जितने भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला जो चैलेंज है कि क्या हमने अभी तक क्या उनको आइडेंटिफाई किया है, क्या हमने उनकी पहचान की है? और पहचान का दायरा बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रीडिफाइन होता जा रहा है, जैसे जैसे
साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेस का एडवांसमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है, वैसे वैसे डिसेबिलिटी का डेफिनेशन भी चेंज होता जा रहा है, यूनिकनेस का डेफिनेशन भी चेंज होता जा रहा है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप पीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ें और उस समय में नंबर ऑफ जो कैटेगरीज ऑफ जो डिसेबिलिटी, और जब आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का स्टडी करें तो आपको लगेगा कि दायरा एक 5 to 7 से बढ़ के 21 के कैटेगरीज तक आ गया, और अभी भी मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट की वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कैटेगरीज की संख्या और बढ़ जाए। ये इस बात हमारी संवेदना बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम जागृत होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एक अपने समाज के उन वर्गों के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे कानून भी बदलते जा रहे हैं, हमारा दायरा भी बढ़ता जा रहा है, हमारी पॉलिसीज भी बदलती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर देखने का नजरिया, हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। और इस वजह से पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कि जब आप दोनों को आप कंपेयर करें तो अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की जो कैटेगरी है उसका डोमेन और डायमेंशन बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, वो अब प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पहचान करने में, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को स्क्रीन करने में, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताओं की पहचान करने में अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। ये जागरूकता आई है, और जैसे जैसे हम ये कहें कि अब जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब विद्यालय में या फिर स्पेशल स्कूल्स हो या इंक्लूसिव स्कूल्स हो, इनमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की संख्या बढ़ती जाएगी। ये बड़ा चैलेंज है। मीन्स क्या कि जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी या एक्ट जो है वो विद्यालय तक पहुंच की व्यवस्था तो बना दे रहा है, लेकिन क्या केवल इससे ही कार्य होगा? केवल इससे कार्य नहीं होगा। मीन्स क्या कि हमने नीतिगत फैसले ले लिए, हमने कानून बना दिए, हमने अधिनियम पारित कर दिए, हमने नियम बना दिए, हमने बहुत सारे जो भी लीगल और जो भी लेजिस्लेटिव जो हमारे वर्क हैं, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी विद्यालय को यदि आप देखें, 21 कैटेगरीज के डिसेबिलिटी को के आधार पे यदि सेंसस होगा, यदि जनगणना होगी, तो अभी आप जब देखते हैं कि केवल 2.3% टोटल पॉपुलेशन का डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग टू जब सेंसस होगा तो इनकी संख्या बढ़ करके कम से कम मुझे लग रहा है कि यदि पूरे डोमेन को यदि देख लिया जाए तो हम 10% की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि दायरा बढ़ता जा रहा है, उनका असेसमेंट का पैरामीटर अब चेंज होता जा रहा है। तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की टूल कैसे डेवलप करें, क्योंकि हमें पहचानना पड़ेगा
कि वो कौन से बच्चे हैं। और पहचानना का केवल मतलब ये नहीं है कि हम केवल भौतिक रूप से हमने पहचान लिया। भौतिक रूप से तो पहचाना जा सकता है कि कौन विजुअली चैलेंज है, कौन हियरिंग इम्पेयर्ड है, कौन हो सकता है कि कुछ टूल्स के माध्यम से हम लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन हमें कंटेक्चुअल एक संस्कृति के संदर्भ में, गुजरात के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, एक एक स्टेट में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे कल्चरल जोन बटे हुए हैं। आप यदि राजस्थान में ही जाए तो मेवाड़ अलग है, मेवात अलग है। आप जब देखेंगे तो कोटा का एरिया, जो बूंदी इलाका, बिल्कुल अलग है, शेखावाटी अलग है। जो आप देखेंगे कि एक ही स्टेट में बहुत सारे रीजन्स हैं और एक रीजन दूसरे रीजन से डिफर करता है। और जैसे रीजन डिफर करेगा तो इवन जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को आइडेंटिफाई करने के जो तरीके होंगे, कि जब हम किसी टेस्ट के माध्यम से या असेसमेंट डिवाइस या टूल्स के माध्यम से जब हम उसे असेस करेंगे तो हमें उस संस्कृति के संदर्भ में असेसमेंट का टूल बनाना पड़ेगा। आप देखिए, आप जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एकेडमिशियंस हैं, आपका यहाँ पे कार्य बढ़ जाता है। अब आपको नए तरीके से अपने स्टूडेंट के इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए बहुत सारे कल्चरल, सांस्कृतिक, उस संस्कृति के परिदृश्य में, उस संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में आपको टूल बनाने पड़ेंगे। कि केवल आप वेस्लर के टेस्ट से, आप केवल वेस्टर्न टेस्ट से, केवल नेशनल लेवल के टेस्ट से आप रीजनल लेवल के बच्चों का असेसमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि सबसे पहले हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनको आपकी जरूरत है, जिनको मेरी जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आप मुझे पहचान तो जाओ कि मैं कौन हूं। आप मुझे पहचानते नहीं मैं कौन हूं, और आप बिना पहचाने हुए मेरा ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, यदि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर बिना पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के कैसे ट्रीट कर सकता है। उसके पास पूरा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके पास पूरा एक असेसमेंट का पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके पास कंप्लीट उनके स्पेशल नीड्स, किस किस एरिया में स्पेशल नीड्स हैं, उनका कंप्लीट एक उनके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, पूरा असेसमेंट के डिवाइसेस उनके पास होने चाहिए। और होता ऐसा है कि हमारे स्टूडेंट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद्यालय तक तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसे सामान्य बच्चों की तरह, या जो एक औसत आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हीं की तरह हम उसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। मामला यहीं से गड़बड़ हो जाता है। यहीं से हमने पहचाना नहीं उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी आवश्यकता कैसी है, उनको किस उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका मोड ऑफ लर्निंग क्या है। वो एक भाषा में, मातृभाषा में वो सीख सकते हैं, या वो किसी विदेशी भाषा में सीख सकते हैं, या वो सांकेतिक भाषा में सीख सकते हैं। मीन्स क्या कि सबसे पहले हम अपने लर्नर को पहचानें, क्योंकि लर्नर हमारे लिए एक ऐसा एंटिटी है कि जिसको केंद्र में रहना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि हम उनको परिधि पे धकेल देते हैं, हम उसे दरकिनार कर देते हैं, और हम अपनी विद्वता को ही केंद्र में ले आते हैं कि हम ये जानते हैं, इसीलिए हम इस तरीके का ट्रीटमेंट कर देंगे। अब आपको जो रिफॉर्मेशन है, जो रिफॉर्म करना है, अब इस पिरामिड को उलट देना है। पिरामिड को कैसे उलटना है? तो हमारे लिए जो स्टूडेंट है वही हमारे लिए एक लिविंग टेक्स्ट बुक है। सबसे पहले हमारे घर में जो कोई मेहमान आता है, और यदि हम मेहमान की अच्छी खातिरदारी करना चाहते हैं तो हमें मेहमान के रुचि के अनुसार हमें खाना परोसना होता है। और आप इमेजिन कीजिए कि मेहमान को जो खाना रुचिकर उनके लिए नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनकी खातिरदारी प्रॉपर नहीं कर रहे हैं।
हमारे लिए जो बच्चे हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए वो बहुत ही अच्छे ऐसे मेहमान हैं कि जब तक हम उनकी अच्छी खातिरदारी नहीं करेंगे, खातिरदारी का मतलब क्या है कि हमें उनको हम जब तक उनको समझेंगे नहीं, जब तक हम उनका आकलन नहीं करेंगे, जब तक उनके एकेडमिक उनकी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, जब तक उनका हम इंटेलेक्चुअल स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, तब तक शायद हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि वो कौन सा टेक्स्ट पढ़ेगा, वो किस टेक्स्ट को लर्न करने की स्थिति में है, वो किस देखा जाए तो वो किस विषय में उसकी रुचि है, किसी विषय को वो किस तरीके से एज ए पार्ट में लर्न कर सकता है या एज ए होल लर्न कर सकता है। मीन्स क्या कि इस तरीके से वो एक ऑडिटरी लर्नर है या वो किनेस्थेटिक लर्नर है या वो एक टेक्टाइल लर्नर है या वो एक मिक्स्ड लर्नर है। तो यानी कि लर्निंग के स्टाइल को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब हमने इस चैलेंज को जब हम स्वीकार करेंगे तो चैलेंज के स्वीकारोक्ति के बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनको कंफर्ट जोन में रखेंगे, हम उनको एक आरामदायक स्थिति में रखेंगे, हम उनको एक ऐसी स्थिति में रखेंगे जहां से पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ेगी। होता क्या है कि हम आमंत्रित तो कर लेते हैं विद्यालय में वो एक मेहमान के रूप में हम तो उनको बुला तो लेते हैं, लेकिन ना तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था, ना तो उनके लिए रिसोर्स रूम में जो एडिशनल डिवाइसेज चाहिए, जो उनके लिए स्पेशल लर्निंग टूल्स चाहिए, स्पेशल लर्निंग मटेरियल चाहिए, स्पेशल सुविधाएं चाहिए। और हम यदि उन्हें नहीं दे पाते हैं तो वो 5 और 10 दिन के बाद वो इस आशा में कि शायद कल इंप्रूव होने वाला है, परसों इंप्रूव होने वाला है, और यदि इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो डेफिनेटली उस विद्यालय से वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। आज स्थिति बहुत खराब है। यदि आप एज ए स्पेशल एजुकेटर हैं और आपके आसपास में बहुत सारे, आपके पड़ोस में, आपके नेबर में बहुत सारे नेबरहुड स्कूल हैं, उस नेबरहुड स्कूल में आप एक बार जाइए और आप यदि शिक्षक हैं और आप स्पेशल एजुकेटर के रूप में यदि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की वाकई मदद करना चाहते हैं तो पहले जिस गांव में है उस गांव का आपके पास एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल जरूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप गांव में प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं या आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में भी प्रायः या आपकी रुचि में ये बात होनी चाहिए कि आप कम से कम जैसे ही कोई एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दिखे तो आप उनके प्रति संवेदनशील हो जाए। आप कम से कम उनको किस तरीके की सुविधा चाहिए, किस तरीके की उनकी नीड है, उनके अंदर किस तरीके की विशिष्टता है, किस तरीके की स्पेसिफिसिटी है, इस बात की जरूर आप एक बार स्क्रीनिंग कर लीजिए। और जब आप स्क्रीनिंग कर लेंगे तो ये पता करना बहुत आसान है कि ए स्टूडेंट को ये चाहिए, बी स्टूडेंट को ये चाहिए, सी स्टूडेंट को ये चाहिए। मीन्स क्या? और यदि वो विद्यालय नहीं जा रहा है तो बैरियर कहां कहां पे है? क्योंकि आज हमारे समाज में यदि देखा जाए तो फिजिकल बैरियर को तो रिमूव आसानी से किया जा सकता है, रातों रात रैंप बनाया जा सकता है, रातों रात रिसोर्स सेंटर को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन जो एक सोशल बैरियर है, जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, एक जो मनोवैज्ञानिक जो अवरोध है, एक जो सामाजिक अवरोध है, जो एटीट्यूडनल चेंज है, जो अभिवृत्ति में जो परिवर्तन है, उस अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जब देखिए तो हमारे जो स्पेशल जो स्टूडेंट है, स्पेशल स्टूडेंट को कहीं ना कहीं समाज से,
कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके कभी कभी परिवार से, कहीं ना कहीं दोस्तों से उनको डिजेक्शन मिलता है, उनको तिरस्कार मिलता है। और ये एक सभ्य समाज के लिए, ये सभ्य समाज के दामन पे ये बहुत बड़ा दाग है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए और खास करके एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के दामन पे ये बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा दाग है ये। तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए? तो हम जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, या हम जितने भी स्पेशल रिसर्चर्स हैं, या जितने भी इस प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में आप जो दिन रात लगे हुए हैं, उसको एस्टैब्लिश करने का कार्य भी आपका है। और आप तब तक एस्टैब्लिश नहीं होंगे जब तक आपके फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लेवल पे हो, चाहे वो पेरेंट्स के लेवल पे हो, चाहे वो कम्युनिटी के लेवल पे हो। मीन्स क्या कि अभिभावक के स्तर पे हो, चाहे छात्र छात्रा के स्तर पे हो, या विद्यार्थियों के स्तर पे हो, समुदाय के पे हो, या प्रशासन के स्तर पे हो, या एक राष्ट्र के स्तर पे हो। ये आपको आइडेंटिफाई करना, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको एक उस पे शोध करना, आलेख लिखना, एक एम्बियंस क्रिएट करना, एक वातावरण क्रिएट करना। और यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम आज सोशल मीडिया यदि आप देखें तो सोशल मीडिया में आप छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं आप, क्योंकि आजकल यदि देखा जाए तो हर एक छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे एक्सपर्टीज हैं। टिकटॉक पे हम हजारों लाखों वीडियो बनाते रहते हैं। हम यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हम बहुत छोटे छोटे, और केवल एक यदि देखा जाए तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन आप फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में वहां के चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की क्या आवश्यकता है, उनसे रिलेटेड आप छोटी छोटी मूवीज बना सकते हैं, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, छोटे छोटे। आप उससे क्या होगा कि एक लोगों में एक पब्लिक अवेयरनेस होगी, लोगों में कम से कम इतना पता चलेगा कि इन बच्चों की ये समस्याएं, ये चैलेंजेज हैं। तब जाकर के सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक रिफॉर्मेशन ला सकते हैं, एक सुधार ला सकते हैं, एक क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि हमें कम से कम इस तरीके का मीडिया या मीडियम की तलाश करनी होगी जिसकी रीच सब तक। और आज यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया जो है ये एक ऐसा मीडियम है कि जहां तक सबकी पहुंच है। आज यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया में एंड्रॉइड फोन यूजर्स हैं। सबसे अधिक लोग यदि देखा जाए तो डेटा जो कंजम्पशन है, इंटरनेट का जो एक्सेसिबिलिटी है, वो सबसे अधिक यदि देखा जाए तो इंडिया में है। और आगे आने वाले दिनों में वर्ल्ड का मुझे लग रहा है कि ये सबसे टॉप लेवल का एक कंट्री हो। लेकिन हम जिस एरिया से जुड़े हुए हैं, हम जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जहां से हमें रिकॉग्निशन मिला है, जहां जो हमारे जो स्टूडेंट है या हमारे जो पर्सन विद जो स्पेशल नीड्स वाले जो भी लोग हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ये हम सभी का दायित्व है। तो सबसे पहले लोगों को अवेयर करना, सेंसिटाइज करना, उसमें बहुत तरह के मीडिया का प्रयोग करना। और यदि हम ये करते हैं तो कम से कम जो मैंने कहा कि सोशल जो बैरियर है और जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, इन सोशल बैरियर को, साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ा जा सकता है। आपको याद होगा कि तारे जमी पे जब मूवी आई थी, तो ब्लैक जब मूवी आई थी, जब बर्फी मूवी आई थी, तो आपने देखा होगा कि ये जितने भी इस तरीके की जो मूवीज होते हैं, वो मूवीज लोगों का परसेप्शन चेंज करता है। और आप जानते होंगे कि जो बॉलीवुड या इस तरीके के जो भी फिल्म मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन तरह के मूवीज पे इसलिए बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं चाहती है क्योंकि इनके टेकर्स बहुत कम होते हैं। लोग बहुत कम जिनका स्पेसिफिक उद्देश्य रहता है
क्योंकि ये 100% एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये 100% इसका एक एकेडमिक और रिसर्च वैल्यू है। तो उस एकेडमिक और रिसर्च वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा और केल इंस्टीट्यूट जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट को भी एक मीडिया, एक डॉक्यूमेंट्री सेक्शंस जरूर लॉन्च करना चाहिए और इसको एक एज ए केस स्टडी के रूप में, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ आते हैं, सफल होते हैं और उनकी जो एक स्टोरी है, उनका जो एक एनेक्डोट है, उनका जो एक बायोग्राफी है, उसको एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में हम उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रियल इवेंट होगा और इसके माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता ला सकते हैं। लोगों के अंदर हम एक खास तरीके का लोगों के मेंटल सेट में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड बदलना ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ये बहुत आसानी से ये कार्य होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से सोशल एक्सेस और फिजिकल एक्सेस को बढ़ाया जा सकता है। फिजिकल एक्सेस को मैंने जैसा कहा कि उसके लिए खास फंड का रिक्वायरमेंट है। लोगों में, पॉलिसी मेकर्स में जागरूकता आई भी है, खास करके जब आप देखेंगे कि जब यूएनसीआरपीडी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट के आने से विद्यालयों की संस्कृति में परिवर्तन तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो परिवर्तन बहुत ही थोड़ा है। आप अपने पड़ोस के किसी विद्यालय में जाएं और आपने जितना भी स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा है, आपने अध्ययन किया है, आपने इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, डिसेबिलिटी वाइज जो आपने स्टडी किया है, उस स्टडी के बाद यदि आप एक चेकलिस्ट बनाएं और आप अपने पड़ोस के विद्यालय में जाएं, उनका यदि इवैल्यूएशन करें, उनका यदि असेसमेंट करें, तो आप पाएंगे कि विद्यालय की स्थिति समावेशन के दृष्टिकोण से वो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि केवल कुछ लोगों के लिए विद्यालय को सुटेबल बनाना, कुछ लोगों को इग्नोर कर देना, कुछ लोगों को डिजेक्ट कर देना, कुछ लोगों को नेग्लेक्ट कर देना, क्या एक किसी भी विद्यालय का, और खास करके एक ऐसे विद्यालय जो डेमोक्रेटिक नेशन में है, क्या उस विद्यालय को कोई अधिकार है कि वो, यदि कोई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एक ही स्टूडेंट क्यों नहीं है, उस एक स्टूडेंट का भी उतना ही हक है जितना हक अन्य का है, जितना भी हक उस बाकियों का है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक संवेदनशीलता की दृष्टि से हम ये देखें कि नेबरहुड स्कूल में, क्योंकि डिसेबिलिटी एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्टता को रोका तो नहीं जा सकता है, क्योंकि हम विशिष्ट कहते हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं वो भी अपने आप में विशिष्ट है। यदि कोई इंटेलेक्चुअली थोड़ी डाउन है, उनको भी हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन का जो स्पेक्ट्रम है, जो कॉन्टिन्यूम है, वो काफी बड़ा कॉन्टिन्यूम है, उसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो हम इनकी दृष्टि से यदि हम देखें किसी विद्यालय को, यदि हम असेस करें, इवैल्यूएट करें, तो आप पाएंगे कि वो विद्यालय जो एक रेडीनेस प्रोग्राम होना चाहिए उस विद्यालय में चलाना चाहिए, या उस विद्यालय को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, विद्यालय की संस्कृति में बदलाव होना चाहिए, तो आप पाएंगे कि उस विद्यालय की संस्कृति बहुत ठीक नहीं है। किसके दृष्टिकोण से? तो हमारे जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने के उद्देश्य से, उनको इंक्लूड करने के उद्देश्य से। और जब तक विद्यालय के भौतिक वातावरण में, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक वातावरण में, विद्यालय के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है वो बुलिंग के शिकार होंगे, वो उपेक्षा के शिकार होंगे, वो डिजेक्शन के शिकार होंगे। तो एक सभ्य सुसंस्कृत राष्ट्र में, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में किसी भी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है, उनके स्थिति को और गरिमामय बनाने के लिए। और हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट
जो खास करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21A का पार्ट है, जिसमें राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। और राइट टू लाइफ को तब तक हम बेहतर और खूबसूरत नहीं बना सकते जब तक हम उसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट नहीं करें। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन हमें एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है, हमें एक पावरफुल टूल देता है जो सारे बैरिकेड्स को हटाने में वो सफल है। तो जब एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो कम से कम जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, कम से कम इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्पेशल नीड्स के हैं या वो सामान्य नीड्स के हैं, वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है, सबसे पहले वो मनुष्य है, सबसे पहले वो मानव है। और क्योंकि आप घर में भी यदि आपने महीने का यदि खाने का शेड्यूल देखें तो आप प्रत्येक दिन खाना बदल देते हैं, और आप एक तरह का खाना खाने से आप बिल्कुल देखा जाए तो आप बहुत ही बोर्डम फील होता है। मीन्स क्या कि जो डाइवर्सिटी है वही ब्यूटी है, डिफरेंसेस जो है वही ब्यूटी है। तो हमें विद्यालय को भी डाइवर्सिफाइड बनाना पड़ेगा, स्कूल को भी मल्टीकल्चरल बनाना पड़ेगा, विद्यालय को भी एक यदि देखा जाए तो लिंग्विस्टिकली भाषागत दृष्टिकोण से, चाहे सांकेतिक भाषा का हो, चाहे मातृभाषा के डिफरेंट प्रारूप हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, ये जितने भी हैं उनको हम एक बेहतर तरीके से हम उनके नीड को एड्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक एजुकेशन का मॉडल यूनिवर्सल डिजाइन बेस्ड नहीं होगा, जब तक यदि देखा जाए कि एवरीवन नीड्स देयर लर्निंग सपोर्टेड, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि जो लर्निंग में सपोर्ट नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें दो व्यक्ति एक तरह का हो, यानी कि डिफरेंस इन एबिलिटीज अमंग इंडिविजुअल इज नेचुरल। एवरीवन नीड्स अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी एबिलिटी की शोकेसिंग करें। एवरीवन हैज अ राइट टू एजुकेशन। All the students coming to school have diverse needs and abilities. जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो उनका अपना एक डाइवर्स एक नीड्स, एक डाइवर्स उनकी एबिलिटीज होती है। मीन्स क्या कि हमें ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न, एनीवन कैन हैव डिफिकल्टीज इन लर्निंग इन सर्टेन एरियाज और एट सर्टेन टाइम्स। चाहे हम एक जिसको हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं, वो व्यक्ति भी असामान्य है, केवल हम देखने का नजरिया ऐसा बना लेते हैं कि नहीं मैं तो सामान्य हूं, सामने वाला असामान्य है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो असामान्य नहीं है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। मीन्स क्या, यदि देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में यदि विभिन्नता है तो हम क्यों पर्टर्ब्ड हो जाते हैं, हम क्यों इस तरीके से हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये बिल्कुल असामान्य हो गया। असामान्यता ही सामान्यता है। मीन्स क्या कि जो एबनॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं ये वाकई एक नॉर्मलसी है। तो हमें वी शुड चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन एंड वैल्यू ए टॉलरेंट एंड दैट एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी। हमें एक ऐसे सोसाइटी को बनाना है जो टॉलरेंट, जो ऐसा हो कि जो प्रत्येक व्यक्ति में एक टॉलरेंस हो, प्रत्येक व्यक्ति सेंसिटिव हो, प्रत्येक व्यक्ति डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करे। इस तरीके से यदि देखा जाए तो द स्कूल, द टीचर्स, द फैमिली एंड द कम्युनिटी एज ए होल हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड नॉट जस्ट द लर्नर्स। केवल लर्नर को हमें फैसिलिटेट नहीं करना है, बल्कि लर्नर के लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। और लर्निंग को जब हम फैसिलिटेट करते हैं तो हमें टेक्स्ट को बदलना होता है, हमें टेक्स्ट को मॉडिफाई करना होता है, हमें टेक्स्ट को अडेप्ट करना होता है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ हमें इंक्लूसिव इवैल्यूएशन करना होता है। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि हम पढ़ाते तो हैं
नए तरीके से। कभी कभी हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, सपोज हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब परीक्षा लेने की बारी आती है तो हम एक सामान्य लर्नर की तरह हम उसे कह देते हैं कि तुमको सांकेतिक भाषा में परीक्षा देने के लिए नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे हमें उपक्रम करने होंगे जो हमारे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट। क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में बैरियर है, कहीं ना कहीं हमारे सिचुएशन में हम उसको मिथुन जी क्या कर रहे हैं आप भाई, कहाँ रो रहे हैं? प्लीज, मैं क्या करूं, कुछ मत करिए, स्पेशल एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। सर मेरी साइड से नहीं आई। हाँ। नहीं, कोई नहीं, ये सभी स्पेशल एजुकेटर की वेदना है कि मैं क्या करूं। तो राइट, राइट। तो इस तरीके से यदि हमें देखें तो हमें केवल लर्नर को फैसिलिटेट नहीं करना, लर्नर के लर्निंग को फैसिलिटेट करना, लर्निंग फॉर ऑल की बात करें। क्योंकि जब हम लर्निंग फॉर ऑल की बात करेंगे तो हमें पूरे विद्यालय व्यवस्था को, हमें पूरे लर्निंग की व्यवस्था को, हमें उसको इक्विटेबल बनाना पड़ेगा, और तब हम लर्निंग फॉर ऑल की बात करें। तो जो लर्निंग फॉर ऑल एक देखने में बड़ा साधारण और बहुत सरल स्टेटमेंट लगता है, सरल मैगजीन्स लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। किसी भी व्यक्ति को लर्न करवाने के लिए यदि आप देखेंगे तो उसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और यदि आप नहीं करेंगे उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग टू व्यवस्था यदि आप नहीं करेंगे तो हम उन्हें सेग्रीगेट करने की, हम एक संस्थान में तो वो दिखता है भौतिक रूप से, लेकिन यदि हकीकत देखा जाए तो हम उसे संस्थान में रहते हुए भी हम उसे सेग्रीगेट कर देते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन में रहते हुए जो सेग्रीगेशन है, वो सेग्रीगेशन में एक बहुत बड़ी समस्या है। केवल सेग्रीगेशन हमें उतना ही दिखता है कि एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, ये तो एक वाकई सेग्रीगेशन सबको दिखता है। लेकिन एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा जब विद्यालय आता है और विद्यालय में उसके लिए सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कंटेक्स्ट जो है, उनके लिए जो टेक्स्ट है, उनके लिए जो कंटेंट है वो मॉडिफाइड नहीं है, उनके लिए जो कंटेंट की जो डिलीवरी है वो डिलीवरी एडेप्टेबल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, तो वो संस्थान में रहते हुए भी संस्थान में नहीं है। वो भौतिक रूप से तो हमें दिखता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से वो उपस्थित तो दिखता है, भौतिक रूप से तो दिखता है, लेकिन वो मानसिक रूप से वो वहां से कनेक्टेड नहीं है। तो सेग्रीगेशन से इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से जो इंक्लूजन का सफर है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सफर है। उसमें यदि देखा जाए तो हमने इंक्लूजन के बहुत सारे मॉडल्स सफर किए हैं। हमने चैरिटी मॉडल से लेकर के, जिसको कस्टोडियन केयर, मार्जिनलाइजेशन, सेग्रीगेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि आप देखें तो हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे को कस्टडी में रखना, उनको मार्जिनलाइज करना, उनको सेग्रीगेट करके घर में भी रखना, हम उस चैरिटी मॉडल से हम थोड़े से एडवांस होकर के हम एक जेनेटिक मॉडल पे आए, कि जहां पे हमने ये समझा कि ये कोई डिवाइन या में कोई ये हमारे कर्मों का प्रतिफल इस तरीके का नहीं है, बल्कि इनके पीछे कहीं ना कहीं मेडिकल और बायोसेंट्रिक मॉडल वर्क कर रहा है। और तो हम जेनेटिक मॉडल को हमने ऑप्ट किया, हमने डिसेबिलिटी को या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हमने जेनेटिक मॉडल में हमने असेस करने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, जेनेटिक मॉडल से आगे आकर के हमने फंक्शनल मॉडल में हम लेकर के आए कि एंटाइटलमेंट टू राइट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कैपेसिटी ऑफ पर्सन की जितनी कैपेसिटी है उतना तो मिल ही जाना चाहिए। लेकिन पर्सन की कैपेसिटी जो है वो केवल बाय बर्थ तक फिक्स नहीं रहता है। जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उनकी कैपेसिटी को हम हमेशा एनहांस करते रहते हैं। क्योंकि आप अपने बचपन को याद कीजिए और आज जिस मुकाम पे आप हैं, अब अपने आप को असेस कीजिए, तो आपको लगेगा कि जो आप बचपन में, जो आपके पास केवल लिमिटेड कैपेसिटी थी,
आज आपके पास इमेंस कैपेबिलिटी है, इमेंस कैपेसिटी है। इसका सीधा अर्थ ये है कि हम अपनी कैपेसिटी को एजुकेशन के माध्यम से एनहांस करते जाते हैं। तो इस तरीके से एक फंक्शनल मॉडल, फिर ह्यूमन राइट्स मॉडल आया, और ह्यूमन राइट्स मॉडल का मतलब है कि इक्विटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूशन। मीन्स क्या कि समता, समानता, स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन, बंधुता, एक दूसरे के प्रति आदर समादर का भाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव का नहीं होना, समावेशन। यदि ये देखा जाए तो ये ह्यूमन राइट्स मॉडल का ये की एक विशेषता है, और हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इक्विटी को एस्टैब्लिश किया जाए, इक्विटी को एक शैक्षिक संस्थान में कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, सोसाइटी में कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, एक शैक्षिक संस्थान में कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। तो इस तरीके से यदि आप तो ह्यूमन राइट्स मॉडल जो है ये एक इस तरीके का मॉडल है जो रिजेक्शन को डिस्करेज करता है, सेग्रीगेशन को डिस्करेज करता है, एक्सक्लूशन को डिस्करेज करता है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी लर्नर के एबिलिटी, उनके जेंडर, उनके लैंग्वेज, उनके इनकम, उनके डिसेबिलिटी, उनकी सेक्सुअलिटी, उनके रिलीजन के आधार पे हम भेद करें। भेदभाव करने का कोई भी अधिकार और किसी भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक को, एक नागरिक को दूसरे नागरिक से भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा विश्वास है, इट बिलीव्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर्स। इसके लिए क्या है कि हमें एक सांस्कृतिक परिमार्जन की आवश्यकता पड़ेगी, हमें सांस्कृतिक मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक कल्चरल चेंज की जरूरत पड़ेगी, एक कल्चरल रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और इस तरीके से यदि देखा जाए तो इट बिलीव्स ऑन transforming the cultures, policies and practices in school to accommodate the different needs of all individual needs students. Means क्या कि हमें स्कूल में किस तरीके से वो accommodate करें, एक शैक्षिक संस्थान में उनका accommodation कैसे हो, उनकी फंक्शनलिटी किस तरीके से हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए विद्यालय की संस्कृति को बदलना पड़ेगा, समाज की संस्कृति को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और उस रेवोल्यूशन में रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हम लोग कर भी रहे हैं। आप यदि देखें स्वतंत्रता के बाद, खास करके 1948 में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर को जब अनाउंस हुआ, मानवाधिकार की जो सार्वजनिक घोषणा जब हुई, उसमें आर्टिकल 26 जो है उसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे कि उस समय भी हमारे देश का संविधान का निर्माण हो रहा था, और हम लोगों ने जितने भी देश हैं उन देश में जितनी भी अच्छाइयां कर दी। और हमने जब 1950 में जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, और जब हम एक हेल्दी रिपब्लिक हो गए, जब हम एक फंक्शनल रिपब्लिक हो गए, जब हम एक इफेक्टिव रिपब्लिक हो गए, गणतंत्र हो गए, तो डेफिनेटली हमने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमने आर्टिकल 21 को भी डिफाइन किया। और आर्टिकल 21 को डिफाइन करने का मतलब यह है कि हम लोगों ने माना कि शिक्षा के बिना गरिमामयी जिंदगी को जीना संभव नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए हैं, हमने बहुत तरह के एक्ट को फॉर्मुलेट किया है, हम लोगों ने अपने बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आए हैं। और आज से यदि 50 साल पहले दिव्यांगता के प्रति जो दृष्टिकोण जो थी, जिसको विकलांग के रूप में, जिसको न जाने कितने एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलेटिंग शब्दावली से उनको नवाजा जाता था, आज यदि देखा जाए तो उनके लिए कितना दिव्य स्वरूप वाला शब्द है दिव्यांग। मीन्स क्या कि वो हो सकता है कि एक किसी अंग में हो सकता है कि उनका लैकिंग है या वो एक इनकम्प्लीट है, लेकिन यदि दूसरी क्वालिटी देखा जाए
तो उस दूसरी क्वालिटी में कितनी दिव्यता है। तो हमें कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति सपोज 99% उसमें एबिलिटी है और 1% यदि कोई डिसेबिलिटी है, तो हम उसी 1% को हम टैग कर देते हैं, हम 1% की लेवलिंग कर देते हैं, और ये जो लेवलिंग है बहुत खतरनाक है। तो हमें इस लेवलिंग से बचना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि एक गिलास है, एक गिलास में आधा पानी है और आधा खाली है। हम ये भी कह सकते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है। ये नजरिए का सवाल है, ये पर्सपेक्टिव का है, ये हमारे विजन का है। हमारा विजन कैसा है, हम किस तरीके से देखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि दृष्टिहीनता, तो कोई व्यक्ति नेत्रहीन तो हो सकता है, कोई व्यक्ति दृष्टिहीन कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अपना दृष्टि है, वो कैसे बनेगा, वो क्या बनना चाहता है। अब एक नेत्रहीन व्यक्ति हो सकता है कि वो एक आईएएस बनना चाहता है और वो एक सामान्य की तुलना में वो आईएएस बनकर के दिखा भी देता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक जिसको हमने दृष्टिहीन कह दिया, क्या वाकई वो दृष्टिहीन है? वो दृष्टिहीन नहीं है, उसका तो बहुत दिव्य दृष्टि है, क्योंकि उतनी बाधाओं को लड़ते हुए भी, अवरोधों को लड़ते हुए भी उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। सामान्य व्यक्ति जिसको आप कहते हैं प्रत्येक अंग से वो युक्त है, वो सक्षम है, जिसको आप सकलांग कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही डाइवर्स है, वो बहुत ही डेविएटेड है। आप उसको देखेंगे कि वो इतना डेविएटेड है कि उसको यदि आप कोई टास्क दें, आप उसको कोई गोल दें, तो उस गोल को भी अचीव करने में आसमान जमीन उसको एक करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। मीन्स क्या कि हमारे लिए जो हमारा नजरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो शब्दावलियों में जो परिवर्तन हुए हैं, आदरणीय मोदी जी ने यदि देखा जाए तो दिव्यांग शब्द केवल ये नहीं है, बल्कि दिव्यांग शब्द आगे आने वाले दिनों में और अभी के दिनों में जो परिवर्तन आया है, जो हमारे स्पेशल नीड्स के प्रति, उसका द्योतक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन को और उसकी गति को और तेज करना होगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही स्लो है। अभी कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो 95% लोग ये भी नहीं जानते कि दिव्यांगता के रीजन क्या है। दिव्यांगता एक बायोलॉजिकल है, दिव्यांगता एक साइकोलॉजिकल है, दिव्यांगता है क्या? कभी कभी हम केवल उस एक परिवार में यदि कोई दिव्यांग है तो हम उस व्यक्ति के साथ साथ उस परिवार को भी कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी हम उस व्यक्ति के साथ साथ उस परिवार को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक तो उसके फैमिली में दिव्यांग है और उसके सर्वाइवल के लिए उसको कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं, और उसके बाद आप भी उसको एक निगेटिव एटीट्यूड से आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उनकी जो लड़ाई है, जीवन की जो लड़ाई है, जीवन जो संघर्ष है, वो जीवन संघर्ष बहुत गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आज वाकई यदि देखा जाए तो पॉलिसीज में रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, करिकुलम में रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, कल्चर में रीस्ट्रक्चरिंग की, परिमार्जन की, परिष्करण की जरूरत है। हमें स्कूल के प्रैक्टिसेस में चेंज करने की जरूरत है। स्कूल के का जो वातावरण है उसको बदलने की जरूरत है, भौतिक वातावरण से लेकर के मनोवैज्ञानिक वातावरण। और सबसे पहले आप उसे एक मनुष्य माने, आप उसे केवल एक सामान्य माने, और कभी कभी आप स्टार्टिंग से ही उसे असामान्य मान लेते हैं, तो मामला यहीं से बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो इंक्लूशन को रियलाइज करने के लिए, समावेशन को रियलाइज करने के लिए, क्योंकि इंक्लूशन आप जानते हैं कि अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स थ्रू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, यानी कि हमें प्रत्येक छात्र छात्राओं के का जो डाइवर्सिफाइड नीड है उनको एड्रेस करने की जरूरत है, उनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करनी है। और जब हम पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेंगे तब लर्निंग में इंक्रीज होगा, तब एक कल्चरल डिफॉर्मेशन होगा।
कम्युनिटीज का जो एक देखा जाए तो नजरिया, एटीट्यूड बदलेगा। और डेफिनेटली यदि ऐसा होगा तो हम एक्सक्लूशन को, जो विद इन एंड फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशनल संस्थान के विद इन जो एक्सक्लूशन है, जो सेग्रीगेशन है, उस पे शायद हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमें इन सब से रिलेटेड कितने तरह के बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को आप जरूर उस पर्टिकुलर समाज में, उस पर्टिकुलर कल्चर स्पेसिफिक आप रिसर्च कीजिए। आप उनको छोटा ही आर्टिकल लिखिए, आप छोटा ही डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप छोटा ही एक्शन रिसर्च कीजिए, लेकिन आप जरूर कीजिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक एकेडेमिया में, तब तक जो विद्वत वर्ग है वो आपको नहीं सुनने वाला है। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को यदि आप चाहते हैं कि वो उसका एम्फेसिस हो, आप चाहते हैं कि पेडागोजी में चेंज हो, आप चाहते हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है दैट ऑल स्टूडेंट्स अटेंड एंड आर वेलकम्ड बाय द नेबरहुड स्कूल। केवल ऐसा नहीं कि किसी भावनगर के किसी केयर इंस्टीट्यूट में जाकर के हमने उनको प्लेस कर दिया, नहीं। सपोज कि जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इन सारे प्राइमरी स्कूल्स को और सेकेंडरी स्कूल्स को आने वाले दिनों में रेडी होना पड़े। स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में जितनी भी तरह के स्पेशल एजुकेटर्स हैं, चाहे वो वीआई में हो, एचआई में हो, आईडी में हो, एलडी में हो, मल्टीपल डिसेबिलिटीज में हो, डेफ ब्लाइंड में हो, इन सभी को, सभी तरह के स्पेशल एजुकेटर्स को और लार्ज नंबर में इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक को हमें नियुक्त करना ही होगा, क्योंकि जो स्कैर्सिटी है, जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, यदि देखा जाए तो आज उनको नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं, वहां भी अपॉइंटमेंट के लिए इनको काफी जंग लड़ना होता है, काफी लड़ाइयां लड़नी होती है। आप इमेजिन कीजिए, जितने भी हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालय में प्रत्येक, चाहे वो स्पेशल स्कूल क्यों हो, हम तो कहते हैं कि स्पेशल स्कूल तो होना ही नहीं चाहिए। स्पेशल स्कूल्स में बेसिकली उनको 1, 5 और 6 स्पेशल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर स्टेट में खोल करके हम उनके साथ यदि देखा जाए तो हम इंजस्टिस कर रहे हैं। एक सामान्य विद्यालय में के विद इन प्रीमाइज में एक स्पेशल सेटअप होना चाहिए, जहां पे वो जाएं, वहां पे अपने स्पेशल नीड्स की उनकी पूर्ति हो जाए, और फिर वो सामान्य अपने साथी मित्रों के साथ वो खेलें, वो उनके साथ एसिमिलेट हो जाएं, उनके साथ वो पार्टिसिपेट करें। क्योंकि कोई भी समाज कंप्लीट 100% डिसेबल्ड नहीं होता, कोई समाज 100%, कोई कम्युनिटी 100% डिसेबल्ड नहीं होता, कोई परिवार 100% डिसेबल्ड नहीं होता। तो जब परिवार हेट्रोजीनियस है, जब सोसाइटी हेट्रोजीनियस है, जब कम्युनिटी हेट्रोजीनियस है, तो हम एक विद्यालय को किस तरीके से हम एक स्पेशल बना देंगे। और उस स्पेशल स्कूल में पढ़ने के बाद जब बच्चा हायर एजुकेशन में आता है, तो हायर एजुकेशन में भी वो अपने 12 साल के एजुकेशन के बाद, और इनफैक्ट 15 साल के एजुकेशन के बाद, यदि वो स्पेशल सेटअप से एक नॉर्मल सेटअप में आ जाएगा, तब भी वो एक आइसोलेशन केस का शिकार होगा, वो एक आइसोलेटेड फील करेगा अपने आप को। क्योंकि एक जो सामान्य बच्चे भी हैं, वो उन विशेष बच्चों को भी से एसिमिलेट नहीं हो पाएगा, उनकी दोस्ती नहीं हो पाएगी। लेकिन आप बचपन से यदि दोनों एक साथ रहेंगे, तो आप इमेजिन करें तो एक साइकोलॉजिकल चेंज होगा, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होगा, एक यदि ट्रू सेंस में इंक्लूसिव सोसाइटी का बिल्डिंग होगा। तो इस तरीके से हमें इंक्लूसिव एजुकेशन यदि देखा जाए तो हमें कंप्लीट एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासेस आर सपोर्टेड टू लर्न, कंट्रीब्यूट, पार्टिसिपेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल। क्योंकि विद्यालय में बच्चा केवल क्लास में पढ़ नहीं रहा होता है, वो विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ उठता है, बैठता है, हंसता है, खेलता है, वो दौड़ धूप करता है, वो तरह तरह का, वो ज्यादातर इनफॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा लर्न करता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम इनफॉर्मल सिचुएशन में उनको हम ले ही नहीं जाते। इनफॉर्मल सिचुएशन में हम जो एक हमने
दोनों के बीच एक भेद क्रिएट कर दिया, ये एक नॉर्मल है, ये एक स्पेशल है। तो नॉर्मल और स्पेशल का भेद मिटाना पड़ेगा, और जब तक हम बचपन से इन भेद को नहीं मिटाएंगे तब तक शायद हम इंक्लूजन के गोल को, इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव्स को तब तक हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली इन इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसिस इज ऑन रिव्यूइंग स्कूल्स। ये पूरे स्कूल को रिव्यू करने का है, ये पूरे स्कूल को असेस करने का है, पूरे स्कूल को स्क्रीन करने का है कि वो हमारा स्कूल रेडी है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है कि केवल हम एक वीआई बच्चे को एक किसी सामान्य कक्ष में बिठा दें, ना उनके लिए ब्रेल लिखने की व्यवस्था है, ना कोई ब्रेल जानने वाला शिक्षक है, ना कोई विजुअली यदि विजुअल इंपेयरमेंट में स्पेशलाइज्ड कोई टीचर है, तो आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा क्या पढ़ पाएगा। तो हम उनको विद्यालय तक तो लेकर के चले जाते हैं और हम उनको फिर अपने भविष्य पे छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, मुकद्दर में होगा तो पढ़ेगा, मुकद्दर में नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ डेस्टिनी, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ मुकद्दर। ये केवल मुकद्दर का बात नहीं होता है, हम भाग्यों का निर्माण स्वयं करते हैं। हमें अपने विद्यालय सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमें इन इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइज ऑन रिव्यूइंग स्कूल्स एंड सिस्टम एंड चेंजिंग देम रादर देन ट्राइंग टू चेंज स्टूडेंट्स। हम करते क्या है कि हम विद्यार्थी को ही बदल देते हैं, हम अपने आप को नहीं बदलते, हम विद्यालय को नहीं बदलते, बल्कि हम विद्यार्थी को ही बदल देते हैं। विद्यार्थी को बदलने से काम नहीं चले, हमें विद्यालय को बदलना पड़ेगा, हमें शिक्षक को बदलना पड़ेगा, हमें लर्निंग एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलना पड़ेगा? तो जो उनकी आवश्यकता है, उन आवश्यकता के अनुरूप बदलना। तो डेफिनेटली हम तब जाकर के यदि देखा जाए तो हम एक बेहतर एक संस्थान, एक बेहतर विद्यालय, एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि विद्यालय एक सामाजिक संस्थान है। क्योंकि सामाजिक संस्थान मैं इसलिए कहता हूं कि विद्यालय का बहुत बड़ा रोल है। विद्यालय समाज के न्यू मेंबर को सोशलाइज करता है। विद्यालय न्यू मेंबर को समाज का वैल्यू सिखलाता है, समाज का कल्चर सिखलाता है, समाज की संस्कृति को इंजेक्ट करता है। तो इसलिए विद्यालय से बढ़कर कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो स्टूडेंट को सोशलाइज करे, जो सामाजिकृत करे। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एजुकेशन सिस्टम एज प्रॉब्लम देखा जाए तो टीचर्स के एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, रिजिड मेथड्स है, रिजिड करिकुलम है, इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट है। यदि देखा जाए तो मेनी ड्रॉप आउट्स, मेनी रिपीटर्स हैं। क्यों ड्रॉप आउट होंगे? कि विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। विद्यार्थी के फेल होने का मतलब है कि संस्थान का फेल होना। विद्यार्थी के फेल होने का मतलब है उस टीचर का फेल होना। विद्यार्थी तो विद्यार्थी फेल हो गया, इसका मतलब हम फेल हो गए, हम उसको उस लेवल पे जाकर के हम पढ़ा नहीं पाए। तो इसीलिए विद्यार्थी के फेल को हम ये मत मान लें कि वो विद्यार्थी का दोष है। हमें पुनरावलोकन अपने आप को करना पड़ेगा, हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, प्रत्येक विद्यालय को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्रत्येक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें पुनरीक्षण करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। तब जाकर के हम जो ये जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पुअर क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग का या लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स का, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इनका, टीचर्स एंड स्कूल्स नॉट सपोर्टेड, ये जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को एक एक करके हमें एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि स्कूल का एक कायाकल्प होगा, स्कूल का रेजुवेनेशन होगा, उनको पुनर्जीवन मिलेगा। तो हमें विद्यालय को बदलना पड़ेगा। हमें डेफिनेटली छात्र छात्राओं का फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी उनकी ऊंचाई से हमें क्या लेना देना है, उनकी लंबाई से हमें क्या लेना देना है। हमें तो ये देखना है कि उनका एजुकेशनल फीचर क्या है, उनको पढ़ने में कौन से विषय में मन लगता है, किस भाषा में वो बहुत बढ़िया से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो हमें
पावर ऑफ लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत पावर है, क्योंकि हम एक सोशल बीइंग और सोशल बीइंग के लिए एक इंटरेक्शन जरूरी है, और इंटरेक्शन होने के लिए डेफिनेटली हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है। जब शिक्षक की भाषा और विद्यार्थी की भाषा एक नहीं होगी, जब तक उसमें समानता नहीं होगी, जब तक उसमें कॉमनैलिटी नहीं होगी, तब तक शायद मुझे लग रहा है कि इंक्लूजन का जो एक ड्रीम है वो ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए बहुत यदि देखा जाए तो हमें पूरे सिस्टम को यूनिवर्सल डिजाइन बेस्ड बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ असेसमेंट, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर स्कूल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर ऑल, ये हमें करना पड़ेगा। तब जाकर के शायद एजुकेशन को हमें एज ए यूनिवर्सल फेनोमेनन के रूप में हमें अपने स्टूडेंट को हमें शेप करने का, उनको रीशेप करने का, उनको डी शेप करने का हम एक जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हम उनको शेप, रीशेप, डी शेप कर सकते हैं। तब जाकर के हम व्यक्ति को बदल करके हम समाज को बदल सकते हैं, व्यष्टि को बदल करके हम समष्टि को बदल सकते हैं, समष्टि को बदल करके हम सृष्टि को बदल सकते हैं, और सृष्टि को बदल करके हम फिर परमेष्टि तक पहुंच सकते हैं। ये शायद गोल होगा। तब जाकर के मुझे लग रहा है कि ये एक इंटरकनेक्टेड है, और इसके इस फिलोसॉफिकल कनेक्शन को हमें समझना पड़ेगा, और ये समझाने का जो दायित्व है ये हम सभी का है। ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हमें अपने आप को स्थापित करना होगा अपने शोध के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने एडवोकेसी के माध्यम से। तब जाकर के हम अपने विद्यार्थियों को, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम एक बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, और वेतन वातावरण से हम उनके लिए एक बेहतर भविष्य और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम ओवर हो गया होगा। 3:15 तक का ऑर्गेनाइजर ने हमें टाइम असाइन किया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स का जो प्रेस्टिजियस और जो प्राउड हमारे जो पार्टिसिपेंट, तो डेफिनेटली रखें। थैंक यू सर। रियली जब आपको तब तक ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ नया सुन रहे हैं, और मन आता है, मजा लगता है, और जिस तरह है हर एक, चाहे समाज हो, चाहे वो टीचर्स हो, सोसाइटी हो, बच्चे हो, सबको आप एक साथ में इंटरलिंक करके जब आप समझाते हैं, बताते हैं, बहुत आनंद आता है। और मैं समझता हूँ सारे लोगों ने बखूबी बहुत बढ़िया से सबने सुना है, समझा है, और लगा भी आ रहे थे कि नाइस 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 करके, तो बहुत मजा आया सर। और जो एक समावेशी चीज है, समावेशी को आपने जो एक्सप्लेन किया है ना, मेन स्ट्रीम से लेकर के सेग्रीगेशन से लेकर के इंटीग्रेशन से लेकर के मेन स्ट्रीम और इंक्लूजन को जो आपने इंटरलिंक किया है, समझाया, वाकई बहुत मजा आया सर सीखने में, और सच्ची बहुत मजा आया। अभी आपके किसी को कोई प्रश्न है तो करे, कुछ अगर जानना है तो, कुछ लेना है तो, किसी को कोई प्रश्न है? अर्जुन प्रजापति, अजीत प्रजापति जी, अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, तो आपके यहाँ से आवाज आ रही बार बार। हाँ, चले, किसी कोई प्रश्न है तो पूछे। हेलो जी। हेलो सर, मेरे पास एक बच्चा आता है, मैं होम ट्यूशन लेती हूँ घर पे। बच्चा 8 क्लास में पढ़ता है सर, तो उसे ना स्लो लर्नर है, बिल्कुल उसे एड्रेस, अपना नाम कुछ भी नहीं पता है सर, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो हम सभी हैं ना उनको पता करने के लिए, उनको सिखलाने के लिए। हम क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है। डॉक्टर के पास कौन जाता है? डॉक्टर के पास तो वही जाता है जो बीमार होता है। स्वस्थ व्यक्ति को कभी आपने देखा है डॉक्टर के पास जाते हुए? हम क्यों हैं? हम किस लिए हैं? हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे पहले कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है। मतलब हम केवल प्रोडक्ट को देख लेते हैं सर, या तो होता है बट
उसे याद नहीं रहता है, मतलब भूल जाता है। कभी कभी हमें अपनी किसी भी घटना को, आपको भी मैं यदि पूछूं कि आपको अपने लाइफ की कौन कौन सी घटनाएं याद हैं, तो हम भी कभी कभी बहुत सारी घटनाओं को याद नहीं रख पाते, लेकिन जो घटना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है उसको हम याद रख पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों के मेमोरी पे भी वर्क करते हैं कि किस तरीके से उनको प्रभावशाली तरीके से मेमोराइज करवाया जाए। तो आपको ये यदि पता करना पड़ेगा कि मेमोरी में खास करके क्या उसका कोई इस तरीके कोई रीजन है, कोई बायोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से वो मेमोराइज नहीं कर पाता है, या कोई एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसके तरीके से, तो हमें एक मेमोरी पे भी, उनके मेमोरी के एनहांसिंग पे भी न्यू डिवाइसेस, न्यू वो चीज पे हमें करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि यदि उसको एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप उसे उसको उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनके जो उनका जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उनको यदि आप स्टडी करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जरूर हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वही उनके पेरेंट्स ये कह रहे हैं, आप मुझे 15 दिन में इम्प्रूव करके दोगे। मैंने कहा हाँ करके देंगे, यस। 15 दिन में इतना नहीं, आप सोचो कि इतना आ जाए। उनके पेरेंट्स, बच्चा के पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो मैंने कहा इतना नहीं आएगा, बट ये है कि इम्प्रूव आएगा। 15 दिन में मैं करके दूंगी आपको, मैंने ये कहा है। बाकी नहीं, अच्छा किया है, अच्छा किया है आपने, और कहना भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर भी जब एक कहता है कि 1 साल का ट्रीटमेंट चलने वाला है, तो डॉक्टर साइकोलॉजिकली कहता है कि नहीं ये 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो और उसके बाद 15 दिन के बाद कहता है कि नहीं चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन और लगने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा यदि लॉन्ग टर्म में भी यदि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हमें साइकोलॉजिकली उसको एक टाइम फ्रेगमेंट में हमें उसको ट्रीट करने की जरूरत है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भी पेरेंट्स डिसेबिलिटी के उन सारे एस्पेक्ट्स को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है। तो इसीलिए आपको साइकोलॉजिकली ज्यादा हैंडल करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यदि इंप्रूवमेंट होगा तो वो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, थोड़ा सा पाकर के बड़ा खुश हो जाते हैं, और फिर वो आपके रेकमेंड फिर वो बिलीव करेंगे और रिकमेंडेशन फिर वो फॉलो करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकली हैंडल करने की ज्यादा जरूरत है, रादर देन केवल एक फिजिकली यूज करने की जरूरत। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हेलो सर, मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ सर। नमस्ते। यस, नमस्कार सर, अभी जो 50 साल बाद हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और 50 साल पहले काम कर रहे थे जी, तो अभी तो रिसोर्सेज के जो बहुत ही थोड़ा आसान हुआ है पहले के मुकाबले में। बिल्कुल। तो अभी जो डिसेबिलिटी के परसेंटेज जो डिसेबिलिटी अपने 130 करोड़ है, तो वो परसेंटेज बढ़ा है या कम हुआ है पहले के मुकाबले में? तो अभी तो अवेयरनेस भी बढ़ा है और हर गांव एजुकेशन फैलता गया है स्कूल में डिसेबिलिटी के संदर्भ में। तो डिसेबिलिटी पहले के मुकाबले में बढ़ी है या कम हुई है, वो थोड़ा मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, ये एक काफी यदि आप देखें तो डिसेबिलिटी को यदि बहुत गौर से देखें, और क्योंकि मेरा अभी कुछ दिनों का भी मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, जब क्योंकि हमारे बगल में अभी कंपोजिट रीजनल सेंटर है, सीआरसी है, जो मैं सीआरसी में बहुत सारे बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ थेरेपी देने के लिए और उनके स्क्रीनिंग असेसमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं जो अब मैं देखता हूँ कि इसके बहुत बड़े सोशल रीजन भी हैं। सोशल रीजन ये है कि जो फैमिली का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, जो ज्वाइंट फैमिली से जो न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली में से जो अब लेट मैरिज, जो एक माता और पिता दोनों का जॉब में होना, उसके बाद फिर बच्चों को एक जो एक मैरिज का जो टाइम है उस टाइम के बाद मैरिज करना, और उसके बाद फिर बच्चों का होना। मैंने देखा है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं, जो सो कॉल्ड
सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है, वो एक बैकवर्डनेस कहा जाए, वो बैकवर्डनेस ही है। ग्रेजुअली धीरे धीरे एक नए तरीके का डिसेबिलिटी और एक पैटर्न ऑफ डिसेबिलिटी को जन्म दे रहा है। तो और जैसे जैसे हम अपने डोमेन को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत नए नए सिंड्रोम, नए नए डिसेबिलिटी, नए नए ये धीरे धीरे हमारे फूड हैबिट की वजह से, हमारे सोशल हैबिट की वजह से, हमारे टेक्नोलॉजिकल जो एडिक्शन है उसकी वजह से होती जा रही है। तो डिसेबिलिटी का दायरा यदि देखा जाए कि हमने बढ़ाया है और बढ़ता जा रहा है, तो डिपेंड ये करता है कि हम किस तरीके की डिसेबिलिटी को केवल हेड काउंट करते हैं या रियल डिसेबिलिटी को ये करें, हम उसको असेस करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा सोशल लाइफ वर्स्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे लाइफ डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिसेबिलिटी की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक दूसरे तरीके का, और जब आप देखें तो आप फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहां पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे केवल और एक रीजन जो है वो एक सोशल रीजन है। उनके नीचे ये है कि डिस्ट्रॉय होना, एक न्यूक्लियर फैमिली से भी अब आप एक एटॉमिक फैमिली का हो जाना। पहले तो माँ बाप भी अकेले एक साथ रहते थे, अब तो मम्मी का भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। मम्मी कौन हो सकती है बिना मैरिज के भी? अब एडॉप्शन करने का एक नया नया टेक्निक, नए नए तरीके, नए नए तौर तरीके, अटैचमेंट। तो अब सोशल पर्सपेक्टिव बिल्कुल एंटायरली चेंज हो रहा है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। भारतीय संस्कृति में यदि देखा जाए तो परिवार का एक बहुत ही सुदृढ़ रूप था, एक समाज का बहुत सुदृढ़ रूप था, हमने खोया है। हमने वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल को अपना करके हमने अपने परिवार को खोया है, हमने अपने समाज को खोया है, हमने अपने समुदाय को खोया है। हम ग्रेजुअली धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, और उसके पीछे डिसेबिलिटी की संख्या बढ़ना, ये एक बहुत ही, देखा जाए तो एक बहुत ही दुखद होता जा रहा है। तो ये इस पे भी हमें रिसर्च करने की जरूरत है। केवल सेंसस के डेटा को केवल काउंट करके हम केवल डिसेबिलिटी की संख्या को नहीं आंक सकते। तो इसीलिए हमारे लिए ये भी एक नया शोध और नया रिसर्च पर्सपेक्टिव से हमें देखने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर दो प्रश्न और क्विक उसका, एक तो एक भाई है जिनका नाम लाखाराम है, उन्होंने प्रश्न दिया हुआ है। एक ब्लाइंड बच्ची है जो 25 साल की है, वो हर बात को समझ तो जाती है लेकिन वो याद नहीं रख पाती है, तो उसके लिए क्या करा जाए, ये इनका प्रश्न है। देखिए, इस तरीके के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, खास करके उनको, मुझे जहां तक लग रहा है कि कभी कभी थोड़ा सा हमें एक बार उनको, उन बच्चों को मेमोरी का एक साइंटिफिक स्टडी करने की जरूरत है कि वो किस तरीके के अंक को या किस तरीके के टेक्स्ट को, किस तरीके के कंटेंट को उनको मेमोराइज करने में डिफिकल्टी हो रही है। क्योंकि मेमोरी एक, आप यदि जानते हैं तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है और एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। कभी कभी हम जब बहुत डिजेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा यदि हम स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा यदि हम डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज्यादा यदि हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, उस कंडीशन में भी हम याद नहीं रख पाते हैं। आप जब अपने आप को याद कीजिए कि जब आप कोई पब्लिक एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे होते हैं, या जब आपको ये पता चलता है कि आज मेरा इंटरव्यू है और आप इंटरव्यू में कोई हाई प्रोफाइल का एकेडमिशियन आ रहा है, तो उनका नाम सुनते सुनते भी कभी आप डर जाते हैं। आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, आपने बहुत ही थॉरली अध्ययन भी किया है, और आप अपने पेयर्स ग्रुप के सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी एक कोई टीचर ऐसा है कि जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है और मैथमेटिक्स को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाता है। वो बिल्कुल, मैथमेटिक्स अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, और उस एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को भी यदि एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पढ़ा दिया जाए तो फिर मुझे लग रहा है कि वो एक फोबिक हो जाता है, मैथमेटिक्स एक फोबिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो पहले उनके मेमोराइज करने की जो ताकत है, मेमोराइज करने की जो शक्ति है, मेमोराइज करने का जो नेचर है, जो डायमेंशंस है, उनको
स्टडी करने की जरूरत है कि किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का टेक्स्ट, किस तरीके का ये उनको मेमोराइजेशन में दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि उनके थोड़ा सा उनके एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म को स्टडी करने की जरूरत है, उनके थोड़ा सा उनके स्ट्रेस को, उनके तनाव को, उनके बाकी चीजों का भी अध्ययन करने की जरूरत है। फिर मुझे जहां तक लग रहा है कि यदि देखा जाए कि वो साइकोलॉजिकली फिट है, यदि वो देखा जाए तो कभी कभी बच्चा ऑडिटरी लर्नर होता है लेकिन हम उसे विजुअल टेक्स्ट के रूप में पढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा ऑडिटरी लर्नर है लेकिन हम उसे टेक्टाइल लर्निंग के रूप में हम उसे पढ़ाते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, और बिना लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने की वजह से हम क्या करते हैं कि हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो लर्न कर लेगा। जैसे किसी बच्चे को आप जब देखेंगे तो सुनी सुनाई बातें बहुत याद रहती हैं, आप उनको स्टोरी के माध्यम से यदि आप सुनाएंगे तो वो बहुत याद रहती है। तो हमें सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जो लर्नर जिसके सामने ये प्रॉब्लम हो रही है वो किस तरीके का लर्नर है, लर्निंग स्टाइल को समझें, उनके स्ट्रेस के लेवल को समझें, उनके थोड़ा सा देखना चाहिए कि कोई बायोलॉजिकली उनको मेमोराइज करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई इस तरह की कंडीशन तो नहीं है कि जो टीचर्स के प्रति फोबिक है या किसी कंटेंट के प्रति फोबिक है। इसको तलाशने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि जब आप इस पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेमोरी को बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, साइकोलॉजिकल बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चंकिंग तरीके हैं। तो इस तरीके से हम उस पर वर्क कर सकते हैं और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सेशन रहा और बहुत बढ़िया तरीके से आपने बखूबी जवाब दिया, पसंद और लॉजिकल तरीके से जवाब मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एक औपचारिक तरीके से धन्यवाद अदा करने के लिए हमारे स्कूल के कॉलेज के लेक्चरर दयाबेन वांकानी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सर का फॉर्मल तरीके से वोट ऑफ थैंक्स करें। दयाबेन प्लीज। नमस्ते सर, आपने बहुत कुछ बताया है, मैं उन सबको तो नहीं बता सकती हूँ, मगर आपने इतना कुछ कहा है उसमें मैं 2-3 लाइन बोलना चाहूंगी। कि आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे CWDS चाइल्ड है उसको अगर हमें इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें लाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसमें मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी कि हमें टीचर को पहले तो लर्नर को समझना पड़ेगा और अपनी लर्निंग स्टाइल है उसको बदलना पड़ेगा, एवं बहुत सारी जो बैरियर्स है उस बैरियर्स को दूर करने के लिए हम हमारी जो सोसाइटी है हमें सोशल मीडिया का यूज करके हमारे जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है उसको हम दूर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, इतना सारा आपने बता दिया है, इसलिए बहुत कुछ बहुत लोगों ने समझा है, सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सबसे कॉलेज और संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सभी को मेरी ओर से। आपको भी। और भगवान श्री कृष्ण। थैंक यू सर, आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू सर।